Last class में we have done question number 1 to 5 of exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क में दिया था आपको. गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. आपने बना लिया या मुझे बताना है? क्वेश्चन नंबर 6. दिव्या गुड आफ्टरनून. ओके चिल्ड्रेन, टेल मी. क्वेश्चन नंबर 6 आपने बना लिया या बताऊं? अनुराग ने तो कर लिया, बाकी बच्चे गिव मी रिप्लाई. ओके मनीष, एक्सप्लेन करना है. सुनील ने बना लिया, देव ने बना लिया. चिल्ड्रेन फास्ट. गुड आफ्टरनून देव. चलो देखो, पहले मैं क्वेश्चन 6 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एक इसका एग्जाम्पल है और एक जो है अभिजीत बता रही हूँ. देखो आप यहाँ बोर्ड पे एक्सरसाइज है अपनी 6.3. ये है क्वेश्चन नंबर 6. देखो बच्चों, डायग्राम जो है बुक में मुझे मिला हुआ है. भाई निखिल, निखिल आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया? रीजन क्या था आपका? चलो देखो बच्चों, यहाँ पे डायग्राम मुझे मिला हुआ है. देखो ये रहा. इस पे 2 ट्रायंगल है. एक पहले PQR है, ये रहा हमारा P, ये रहा Q और ये रहा R बच्चों. और फिर इसी QR पर एक और ट्रायंगल है. देखो ये ट्रायंगल TQR है. इस पॉइंट का नाम S है, ठीक है ना. और क्या क्या गिवन है देखो. गिवन है हमें the side QR is produced to a bisector of angle meet at point T. Okay, this means bisector का मतलब हो गया, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो कि ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल है. ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है. और PQR एंड PRS मतलब इधर भी हमारा ये बाइसेक्टर है, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना. और ये आपके बुक में दे भी रखा है. ये गिवन है. गिवन में हम लिखते हैं, मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ. आपको याद है ना कि हमेशा जो है ओके निखिल, नो प्रॉब्लम बेटा. आप दूसरे बच्चों से थोड़ी हेल्प ले लेना. यहाँ पे देखो, इसका नाम मैं 1 कर देती हूँ और इसका नाम मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है ना. गिवन में लिखते हैं QT एंड RTR, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS. ये हमारा गिवन है. और मुझे प्रूफ क्या करना है? देखो बच्चों, मुझे प्रूफ करना है 2 प्रूफ. क्या प्रूफ करना है? एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR. पहले तो ढूंढो जिनको प्रूफ करना है, तब हम प्रूफ करेंगे. कहाँ है ये दोनों, किस ट्रायंगल में है? तो सबसे पहले QQR को ट्रेस करें कि QTR कहाँ है हमारा. QTR ये हमारा एंगल है, इसका नाम मैं X रख लेती हूँ. और एंगल QPR को ढूंढे. QPR ये हमारा है, इसका नाम मैं Y रख लेती हूँ. ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया आपको. मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है एंगल X इज इक्वल टू हाफ एंगल Y. फिर लास्ट में हम इसकी नेमिंग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. आप देखो क्या करें, यहाँ पे ये वाला है इस ट्रायंगल में है और ये वाला इस ट्रायंगल में है. अब जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना. इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है. तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ही उठाते हैं. इन ट्रायंगल
क्यू आर। ध्यान से देखना, पी क्यू आर ये पूरा एक्सटीरियर है। एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल टू, एक बार एंगल से भी लिखती हूँ, और पी आर एस किसके इक्वल है? 2 एंगल 1 के। 1 + 1 मिलकर 2 एंगल 1। अब ये एक्सटीरियर आपको पता है ना, अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, तो किसके इक्वल हो गया? एंगल वाई प्लस, इस एंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इसकी जगह पर लिखूंगी मैं एंगल वाई प्लस 2 एंगल 1। किसी को कोई दिक्कत? यहां पर आप रीजन में लिखोगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, हर जगह ये लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं। और मैं बोर्ड पर इसलिए लिख के बता रही हूँ कि अगर इस वे में नहीं नंबर लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। एक्सटीरियर इन एनी ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके चिल्ड्रन, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखो, मुझे y और x चाहिए, तो मैं इसमें से y को निकालूंगी बाहर। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू, अब इसको उठा के इस तरफ ले आऊंगी। ये बेटा 2RS, ये 2 है, ये वाला जो है ना 2 एंगल 2 है। देखो ये 1 था और ये 2 है। PQR जो है 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 मिलकर 2 एंगल 2। अब मुझे इसको उठाकर इधर ले आती हूँ, 2 एंगल 1 माइनस 2 एंगल 2, 2 एंगल 1 माइनस 2 एंगल 2। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेती हूँ, एंगल 1 माइनस एंगल 2, और इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देती हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? फास्ट गिव मी रिप्लाई। ओके, अब आप इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि मैं रफ करके बाकी का काम ऊपर लिख सकूं। नहीं है ना? जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक मैं करती हूँ। अब देखो, ये ट्रायंगल मैं ले ली, अब मैं ये वाले ट्रायंगल को लूंगी, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है ना? अब देखो, इस ट्रायंगल को लूंगी, इन ट्रायंगल, इसका नाम है QTR। देखो ध्यान से, अब दूसरा वाला ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल का काम हो गया, अब दूसरे ट्रायंगल QTR को ले रही हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है बच्चों, ये देखो ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर देखना ध्यान से, सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसको मैं डबल करती हूँ, इन एंगल QTR, फिर वही लिखेंगे एंगल TRS इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल TQR, और रीजन सेम एज अबव। जो ऊपर का रीजन था वही रीजन नीचे का भी है। क्या रीजन है बेटा? रीजन है कि एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। अब देखो वहां TRS सिर्फ एंगल 1 है ना, और एंगल ये तो X है ही है, और TQR है जो बच्चों, ये सिर्फ एंगल 2 है ना, ये सिर्फ हमारा एंगल 2 है। अब फिर वही काम करो, एंगल X इज इक्वल टू, उसको उठा के इधर ले आओ, एंगल 1 माइनस एंगल 2, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये मैं सिर्फ इतना यहाँ से, आप बाद में लिख लेना। देखो अब पहले एक बार समझ लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो है डबल है और ये जो है क्या है? सिंगल है ना? तो इसका क्या मतलब है कि एंगल y जो है, एंगल y जो है वो 2 एंगल x के इक्वल है। एंगल y जो है ये डबल है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इससे क्या है? डबल है। वही बात मैं यहाँ लिखी, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू हाफ एंगल y, और अब सबके नाम लिख दो, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, और ये हमारा हो गया है स्क्वायर। आ गया ना बच्चों समझ में आपको? अच्छे से सबको आ गया समझ में अच्छे से?
चलो इसे बच्चों कॉपी करो, फिर मैं एक इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, कर लेना आप लोग। क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में याद रखना हर स्टेप के नंबर हैं, कोई भी स्टेप आप मिस करोगे तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे। बच्चों हो जाए तो डन लिख देना मुझे, ताकि मैं आगे करा सकूं आपको। ओके चिल्ड्रेन, एग्जाम्पल 8 इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको मैं ये भी यहाँ पर एक बार सिखा देती हूँ। थोड़ा सा अलग सा प्रॉब्लम है, आप इसे भी अपनी कॉपी में जरूर करिएगा और सारे एग्जाम्पल करिएगा। बाकी के एग्जाम्पल इजी हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। देखो डायग्राम यहाँ पे हमें गिवन है, ABC ABC और नीचे की तरफ भी एक ट्रायंगल बन गया है वो लेकर, और देखो बच्चों इस सबके नाम है, इसका नाम है X, इसका नाम है Y। इजी होता है हमेशा, आपको मैं बता रखी हूँ, अगर आप XYZ से बनाते हैं तो हमेशा आपके लिए इजी होता है। और ये देखो इसका नेमिंग E है और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। और ठीक इसी तरह से इधर इसका नाम D है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अब देखो यहाँ पे मैं गिवन नहीं लिख रही हूँ, आप गिवन खुद से लिख लेना। गिवन में क्या है, BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE एंड DCB, ये गिवन है ना बच्चों। तो गिवन है, अब आपको पता ही है मैं हमेशा 1-2 लेकर बनाने में हम विश्वास रखती हूँ कि अगर हम 1-2 लेकर बनाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैं इस एंगल का नाम 1-1 रख लेती हूँ और इस एंगल का नाम 2-2 रख लेती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि एंगल ABC CBO ये लिखने से हम बच जाते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा लीनियर पेयर की तरह काम कर रहा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले AB is a line, therefore एंगल Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये तीनों मिलकर क्या हो गया बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है ना। ये अब मैं क्यों कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो मुझे प्रूफ करना है मैं वो पहले यहाँ लिख देती हूँ आप लोग में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें आगे कैसे कैसे बढ़ना है। हमें जो यहाँ प्रूफ करना है बच्चों, ये मुझे प्रूफ करना है एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ एंगल BAC। अब देखो BAC तो यही एक्स है हमारा और ये है BOC, ये वाला एंगल। अब देखो ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 और 2 निकाल रही हूँ, एंगल 1 और 2 निकाल रही हूँ ताकि मुझे इसमें इसका रिलेशन मिल जाए। और साथ ही साथ जो ये Y है, इस Y को मैं 1 से रिप्लेस करूंगी ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए और इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाए। फिर से एक बार समझा रही हूँ, हम ये कैसे आगे बढ़ते हैं। मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, ये वाला इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला इस ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इधर y है और इधर 1 है, तो मैं एक रिलेशन निकालूं y और 1 के बीच में। तो जब y और 1 के बीच में मुझे रिलेशन मिल जाएगा
तो मैं उसको या तो y की जगह पे रख दूं या 1 की जगह पे रख दूं, किसी को रख दो, दोनों तरफ से बनाओगे सेम चीज होगा। तो y और 1 का रिलेशन निकालने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, y प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं और एंगल y प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, 1 निकाल रही हूं मैं यहाँ पे, तो 1 निकालूंगी तो y को क्या करूंगी, उस तरफ ले जाकर मैं माइनस कर दूंगी, और 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल y। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू, ये दोनों के नीचे चला जाएगा बच्चों, और ये मिल जाएगा मुझे 90 डिग्री माइनस एंगल y अपॉन 2। फर्स्ट रिलेशन। सेकंड को निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट निकाला ये एज्यूम है कि सेकंड भी वैसे ही निकलेगा। लिख देंगे सिमिलरली, वहां पे इसका नाम क्या है z, एंगल z सेम 90 डिग्री माइनस एंगल, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंगल 2 निकाल रही हूँ, एंगल 2 90 डिग्री माइनस एंगल z अपॉन 2, और इसकी नेमिंग कर दूंगी 2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। पहले देखो मैं बीओसी लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद ले लूंगी, या तो उसी से रिलेशन निकाल लूंगी या फिर चेंज कर दूंगी। नीचे लिखती हूँ इन ट्रायंगल बीओसी। देखो बीओसी में यही जो मैं निकाली हूँ उसकी वैल्यू पुट करूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, ये तीनों मिलकर बच्चों किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब देखो 1 और 2 तो हमने निकाला ही है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देती हूँ, और 1 की जगह पर क्या रखती हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल y अपॉन 2, और बीच में प्लस की साइन, और फिर 90 डिग्री माइनस एंगल z अपॉन 2, और ये सब हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो 90 और 90 मिलकर क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल y अपॉन 2 एंड माइनस एंगल z अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आ जाओ, x, y और z तीनों मिलकर, चाहो तो यहाँ पर एक बार मैं कॉमन लेके भी तुमको बता देती हूँ 180 डिग्री। अब ये 2 से कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये इधर भी 360 होगा और मल्टीप्लाई होकर ये इधर भी जाकर हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चाहूं तो माइनस कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा एंगल y प्लस एंगल z, और इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमारे साथ ये एलसीएम है। आप ये मत सोचना कि इन दोनों को कैंसिल करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल की तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस ट्रायंगल में आ जाती हूँ। देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 180 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस z क्या होगा एंगल y प्लस एंगल z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल x। ओके बच्चों, और ये हमारा एंगल बीओसी भी साथ में था जो छूट गया, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ सबको। ठीक है ना, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस और एंगल बीओसी प्लस। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, चूंकि ये मेरे पास एंगल बीओसी भी है, तो मैं अब आराम से इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं कैंसिल कर पाती, क्योंकि तब भी कैंसिल हो जाता है, ये 360 डिग्री और इधर भी 360 डिग्री। अब मेरे पास आ गया एंगल बीओसी इज इक्वल टू, उसको साइड लेकर चले जाते हैं, एंगल वाई प्लस एंगल जेड अपॉन 2। और ये जो वैल्यू बच्चों निकाले हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी। ठीक है ना, ये जो मैं वैल्यू y और z की निकाली हूँ उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। इसका यहाँ नाम लिख देती हूँ a। ठीक है ना, अब लिखती हूँ पुटिंग द, इसका नाम कर देती हूँ 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल y प्लस z इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं 2 लाइन यहाँ पे बस रफ कर रही हूँ, इतने में ही बन जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करती हूँ, एंगल बीओसी
दिस इज इक्वल टू y प्लस जेड। y प्लस जेड की जगह क्या रखती हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल x, और नीचे क्या है हमारा 2, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल x अपॉन 2। और देखो शायद यही हमारा प्रूफ करना था, एंगल 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2, और ये हमारा x क्या है, BAC, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC अपॉन 2, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इजी भी है बच्चों, कम थोड़े से इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बड़े हैं, और मैं इसीलिए BOC वगैरह नहीं लेती, मुझे लेना होता है तो मैं इसकी भी नेमिंग कर देती यहाँ पर एंगल 3, तो बहुत इजी हो जाता है। आ गया समझ में, या एक बार फिर से वापस इसको मैं रिपीट करूं बच्चों, आ गया समझ में या फिर से रिपीट करूं, बोलो आप प्रॉब्लम में। फास्ट चिल्ड्रेन, रिपीट। अनुराग, देखो अब मैं डायग्राम में डायरेक्ट समझाती हूँ। यहाँ देखो आप, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है एंगल BOC, ये जो एंगल है ये 90 माइनस इस एंगल का हाफ है। वापस से समझो, देखो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BOC, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का, ये इक्वल है 90 माइनस इस एंगल के हाफ के। देखो दो तरीके हैं बच्चों, अगर मैं इधर से भी लेती ना, मतलब जैसे मैं YZ की वैल्यू निकाल के डालती तो भी यही आता, उससे भी वही आएगा, आप बना के देखना, 1 2 से भी यही आएगा। सबसे पहले मैं लीनियर पेयर उठाती हूँ, और लीनियर पेयर उठाकर y और 1 के बीच में रिलेशन निकालती हूँ। 2 एंगल 1 प्लस y, 2 एंगल 1 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस y, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस y अपॉन 2। जो हमारा कहाँ पे बना है, ये देखो ये बना 90 माइनस y अपॉन 2। ठीक है ना बच्चों, अब जब ये वाला निकाल लिए तो इसको वापस सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे सिमिलरली दिस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस z अपॉन 2। अब हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू निकाल ली, और बच्चों 2 की वैल्यू निकाल ली। 1 2 किस ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में है। अब मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC, ये तीनों मिलकर क्या हो गए, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC। अब मैं क्या करती हूँ, ये 1 और 2 की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पुट कर देती हूँ, जाते एंगल BOC की जगह पर ही देखो 1 2 BOC, 1 की जगह 1 की वैल्यू, 2 की जगह 2 की वैल्यू, ये BOC यहाँ रह गया था बच्चों, उसको यहाँ मैंने आगे लिख दिया 180 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व की, BOC 180 चाहो तो यहाँ पर भी कैंसिल कर देना, या नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले ली, माइनस कॉमन ले ली तो बीच की साइन प्लस में कन्वर्ट हो गई, एंगल y प्लस जेड अपॉन 2। अब देखो BOC आ गया y प्लस जेड अपॉन 2। y और z क्या है, y और z को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ना बच्चों, ये और ये तीनों मिलकर 180 डिग्री, तो y और z क्या होगा, 180 माइनस एक्स, वही मैं आपको लिख के सिखाई हूँ, 180 माइनस एक्स। अब ये जो 180 माइनस एक्स था उसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, नीचे बोर्ड पे जगह नहीं था, उसको मैं यहाँ पुट कर दी। अब मैं इसको पुट कर दी तो ये इसके भी नीचे आएगा और ये इसके भी नीचे आएगा बच्चों, इसके नीचे आया तो 90 हो गया, और x के नीचे आया तो x अपॉन 2 हो गया, और x का नाम क्या है, BAC, तो मैंने यहाँ पर BAC पुट कर दी वैल्यू। आ गया ना बेटा, आप इधर से भी बनाकर देखना खुद से, जैसे मैंने आपको 1 से बताया ना, जो बच्चे खुद से अपना ट्राई करना चाहते हैं आप y से भी निकालना बच्चों। एंगल y क्या होगा, एंगल y प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y होगा 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 1, और ठीक इसी तरह से एंगल z होगा 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2। और आप ये वाला ट्रायंगल लेना और उस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू रख के आप बनाना, है ना। आ गया ना आपको सबको, इसे कॉपी कर लो। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था बच्चों एग्जाम्पल का, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आप इसमें 1-2 एग्जाम्पल और है, बना लेना। एक ही एग्जाम्पल और है, वो मैं आपके वैल्यू चेंज करके लास्ट क्लास में मैं आपसे बनवा ली थी, और आपका यहाँ पर चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर आगे से कौन कौन से कर लिए बच्चों,
फटाफट बताओ मुझे कौन कौन से चैप्टर अपना हो गया। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। फोर्थ हो चुका है बच्चों, फिफ्थ छोड़ दी थी मैं, सिक्स्थ हो गया। ओके करो बच्चों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ हमने कर लिया है ना। ओके, एंड वी हैव आल्सो डन 12 हीरोन्स फॉर्मूला। हमने ज्योमेट्री की भी एक चैप्टर कर ली बच्चों, और इधर से मेंसुरेशन भी कर लिया, अलजेब्रा भी कर लिया हमने। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अब हम आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ, आपका भी टाइम है हमारे पास बच्चों। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, है ना। आप इसे एक बार फटाफट नोट डाउन करो। इजी चैप्टर है, 14 भी आप समझ लोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। डन चिल्ड्रेन, को एग्जाम्पल कर लिया आपने। चलो ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाने। सबने कर लिया? फास्ट बच्चों, गिव मी रिस्पॉन्स। चलो, आपको हेल्प लेनी हो तो आप थोड़ी बहुत एग्जाम्पल से ले सकते हो, बट आप हमेशा एंगल को सपोज करके ही बनाना, उससे इजी होता है। मैं आज आपको नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रही हूँ वो चैप्टर आपका 14 है। दिस इज आवर चैप्टर 14 एंड द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। देखो बताती हूँ क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है बच्चों, एक तरह से हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे सपोज करो कोई डेटा आप बहुत सारा कुछ एट्थ में कर रखे हो, मैं ही आपको कराई हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास जो है कोई डेटा है, ठीक है ना, और अगर वो डेटा बहुत बड़ा है, जैसे सपोज करो आप ही 50 बच्चे हो क्लास में और मैं 10 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट ले लेती हूँ। 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट लेती हूँ और मैं अगर बच्चों के रिजल्ट को अगर मैं एक चार्ट बनाती हूँ रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 50 तक, फिर मैं देखने की अगर मैं कोशिश करूं कि कितने बच्चे 60% से अबव है, कितने बच्चे 70% से अबव है, कितने बच्चे 80% से अबव है, तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। हर बच्चे को ज्यादा कर देखना होगा, पहले बच्चे को क्या है, दूसरे बच्चे का क्या है, तीसरे का क्या है। लेकिन मैं अगर इसको टेबलर फॉर्म बना दूं बेटा, जैसे मार्क्स है मेरे पास और इधर स्टूडेंट्स है, तो मैं ऐसा करूं, आपको पता है ना कि 0 से लेके 3 नंबर वाले फेल होते हैं। 0 से 3 कर दूं, फिर 3 से 6 कर दूं, या दो दो के बना लेती हूँ। 0 to 2 कर लेती हूँ, फिर 2 to 4 कर लेती हूँ, फिर 4 से 6 कर लेती हूँ, फिर 6 से 8 कर लेती हूँ, और फिर 8 से 10 कर लेती हूँ। और जो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने जितने बच्चे हैं उनके इधर मैं नाम लिखती चली जाऊं। 8 से 10 में मान लो मेरे पास 10 बच्चे हो गए, यहाँ पे मेरे पास 5 बच्चे हैं, यहाँ भी 5 है, 20 हो गया। या ज्यादा कर लेती हूँ, यहाँ मैं बीच में 15 कर लेती हूँ, तो 25 30 हो गया। यहाँ पे मैं 10 कर लेती हूँ, 40 हो गया, और रेस्ट जो 10 है यहाँ 50 में आ गए बच्चों, है ना। ये अपनी मर्जी है, मैं चाहूँ तो इसको 15 कर लूँ, 30 40 50। और एक बच्चा भी मेरे क्लास में फेल नहीं है, 0 से 2 नंबर लाने वाला कोई भी बच्चा नहीं है। अब मान लो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप 8th में जो यूनिट टेस्ट लिए इसका आप रिजल्ट बताइए, तो मैं देखो इजीली इसको देख के बता सकती हूँ कि मेरे क्लास में कोई भी बच्चा जो है वो 0 से 2 मार्क्स लाने वाला नहीं है। 2 से 4 के बीच में 10 बच्चे हैं। या किसी ने मुझसे पूछा अबव 80% कितने बच्चे हैं, तो मैं तुरंत बता दूंगी कि 10 बच्चे हैं। तो मैं पहले जैसे आपका लिस्ट लिखती हूँ, रोल नंबर 1 पे जो बच्चा है उसके कितने नंबर आए, 2 पे जो है उसको कितने नंबर आए। ये जो है बेटा ये डेटा है, इसको क्या कहते हैं, डेटा बोलते हैं।
फिर उस डेटा को हमने एनालाइज किया और एनालाइज करके हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया। अब मैं चाहूं बेटा तो इस टेबल को बच्चों, इस टेबल को मैं, आपको याद होगा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, कुछ भी हम बना सकते हैं ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स में पहले सबसे पहले मुझे डेटा कलेक्ट करना होता है। अब देखो डेटा क्या होता है, डेटा कोई इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आप कितने ब्रदर सिस्टर हो, इंडिया की लिटरेसी रेट हो सकती है, इंडिया का पॉपुलेशन रेट हो सकता है, जयपुर के सारे स्कूलों का रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये डेटा। अब डेटा दो तरह के हैं, तुम्हारा रिजल्ट मैं बनाई तो जो मैं खुद कर रही हूँ उसको मैं प्राइमरी डेटा कहती हूँ। अब मैं इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में आपको समझा रही हूँ, तो इंडिया के पॉपुलेशन का डेटा तो मैंने बनाया नहीं घर घर जाके, किसी और ने डेटा बनाया और उसको मैं यूज कर रही हूँ, तो उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। जो हम खुद बनाते हैं उसको प्राइमरी डेटा, और जो दूसरे बनाते हैं और उस डेटा को हम यूज करते हैं, जैसे किसी और स्कूल का रिजल्ट आया उसमें मैंने भी अपने स्कूल का रिजल्ट ऐड किया। इस तरह से जब मैं दूसरे के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके खुद को यूज करती हूँ तो दिस डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। और जैसे मैं आपका रिजल्ट मैथ्स का, देखो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैंने मैथ्स का नंबर दिया, किसी टीचर ने एसएसटी का दिया, और आपकी जो क्लास टीचर है वो क्लास टीचर आपका रिजल्ट तैयार करती है। तो क्लास टीचर जो है हमारे डेटा को यूज करती है, तो मेरा डेटा उनके लिए क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी डेटा हो गया, और वो उस प्राइमरी डेटा की हेल्प से आपका रिजल्ट तैयार की। सारे सब्जेक्ट के उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, तो जो दूसरों का तैयार किया हुआ हम यूज करते हैं, ये प्राइमरी। जो हम करते हैं वो प्राइमरी, और जो दूसरे ने हमारे लिए कहीं से ऑब्जर्वेशन करके लाकर हमें दिया है वो सेकेंडरी। तो ये आपको समझ में आ गया। कोई भी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेटा चाहिए। अब देखो ये डेटा रॉ डेटा भी होता है और अरेंज भी होता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। रॉ का मतलब होता है 0, 4, 3, 1, 2। अब आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में जब इसको अरेंज कर लोगे तो ये एक हमारा अरेंज डेटा हो जाएगा, और फिर उस अरेंज डेटा की हेल्प से हम इस टेबल को बनाते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज यही है, बहुत इजी है। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट यू हैव कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ओके, तुम उसमें अपने क्लास के बच्चों के मार्क्स कर सकते हो, 5 कुछ भी लिख सकते हो। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास लिख सकते हो। अब इसमें इस तरह से 3 तो आप कर लिए, 5 आपको टोटल करना है, तो 3 तो खुद का करना और 2 जो दूसरे कलेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हो गई, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी। आप अपने क्लास के पहला डेटा आपका एज ऑफ क्लास 8, एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मार्क्स ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफ क्लास 8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड या आप कर सकते हो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ जयपुर। तो 3 तो आपके प्राइमरी डेटा हो गए, और 2 तो आप तो गिनने गए नहीं थे कि जयपुर की कितनी पॉपुलेशन है, वो किसी और का यूज कर रहे हो, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी डेटा। और यही आपका एक्सरसाइज 14.1। दिस इज योर एक्सरसाइज 14.1। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने यहाँ पर 2 बातें आपको बताई। डेटा क्या होता है, डेटा कितने तरह के होते हैं, रॉ डेटा क्या होता है, अरेंज डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है बच्चों, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। इतने में किसी बच्चे को मेरे अनुसार से तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके बाद उस पर एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उसका क्या है, प्रेजेंटेशन है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? तो अभी आपके पास ज्यादा काम है नहीं, 14.1 आप कर लेना, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है आपका। 2:55 तक है ना क्लास आपकी, तो 2:55 तक क्लास है ना बच्चों आपकी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, है ना। तो देखो अब मैं आपको सिखाती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। हमारे पास अभी 5 मिनट्स और है, हम कर लेंगे। देखो
अब जैसे ये जो मैं तुमको बना दी यहाँ पर, यही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है? मनीष, व्हाट इज नो मैम एंड यस मैम? मैं नहीं समझ पाई, बताओ मुझे। नो मैम किस लिए और यस मैम किस लिए? अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ये मार्क्स ली, क्लास इंटरवल में ली, फिर उसके बाद मैंने कितने स्टूडेंट उस मार्क्स को लिखे उसको मैंने यहाँ पे लिखा। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बच्चों एक टेबल और होता है जिसे हम टेली मार्क कहते हैं, याद होगा आपको, 8th में भी किया है। एक थर्ड हमारा और है जिसे हम कहते हैं टेली मार्क। टेली मार्क में क्या होता है, देखो जैसे 0 है तो कुछ ही नहीं है, डैश लगा देंगे। 10 है, याद होगा आपको, 5 के लिए याद है ना। 15, 5, 5, 5, फिर 15 है, 5, 5, 5, 10। ये जो मैं आपको पढ़ाई उसी को बता दी। मार्क्स ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बच्चों क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी एफ, और ये हो गया हमारा टेली मार्क। ये जो लाइन है इनको पेंसिल से बनाएंगे बच्चों और अंदर लिखेंगे पेंसिल। बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही हमारा एक्सरसाइज 14.2 में आने वाला है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से कलेक्ट करना आपने 8th में भी बनाया है। और अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ इसी का, 14.2 का। बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज है, आप आराम से कर लोगे। ये है देखो 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट्स का। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ब्लड ग्रुप बनाओ, हाँ, तो आप क्या करो, करेक्ट बच्चों, आप टोटल हमेशा निकालो ताकि आपको पता चल जाए, और जिसको जिसको काउंट करते जाओ बुक में पेंसिल से उसको क्रॉस करते चले जाओ, ताकि अगर कोई छूट भी जाए आपको तो आप उसको आराम से निकाल सको, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, तो पहला हमारा कॉलम हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ किसके हैं, स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और थर्ड हमारा हो गया टेली मार्क। बना लिया हमने अपनी टेबल, प्रॉपर बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाना है। अब देखो कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। ए है, बी है, ओ है और ए बी, ठीक है ना बच्चों। यही 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ और ए बी। अब फटाफट काउंट करो आप बुक में और इसको क्रॉस करते जाओ, काउंट करो और बताओ मुझे ए कितने हैं। आदित्य गुड, ए कितने हैं, 9। बच्चों आप भी चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं। बी कितने हैं हमारे पास, तो बी है हमारे पास 6। ए बी कितने हैं, 3, और साथ ही साथ ओ है 12। ए बी है 3 और ओ है 12। और अब इसको चेक करो प्लस करके कि क्या टोटल करेक्ट है या नहीं। तो देखो 9 और 6 15, और 15 और 15 30। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, लेकिन सम केसेस में ऐसा भी होता है बच्चों कि ये वाला 11 हुआ और ये वाला 4 हुआ, तो इसको सही बनाना बहुत जरूरी है। आप इसका बहुत इजी तरीका है, ये तो छोटा सा है। अगर आपका जैसे डेटा बड़ा है तो काउंट करते जाओ और कैंसिल करते जाओ, अगर कोई छूट गया तो उसमें ही जाकर हम सही कर लेंगे। अब देखो इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं बच्चों, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, सिर्फ ये टोटल वाला रहने दो। अब देखो 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 9 6 1 2 3 4 5 और 1 6 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 एंड 1 2 3। क्या कह रहा था, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज फ्रीक्वेंसी, लिख लेना ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे कहता है विच इज द मोस्ट कॉमन। देखो मोस्ट कॉमन कौन है, ओ, मोस्ट कॉमन
मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज, टाइम आपका हो रहा है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, और सबसे रेयर कौन है बच्चों? सबसे रेयर है हमारा AB। ये हमारा आंसर हो गया। मोस्ट कॉमन जो है वो, बेटा जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको टैली मार्क बनाना है, ठीक है ना? ठीक है, आप चाहो तो अगर नहीं लिख रखा है तो मत बनाओ टैली मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज आप इसके क्वेश्चन 1 से लेकर कर आप कितने हैं इस पे, 4, 5, एटलीस्ट 5 तक आप करना है ना होमवर्क में। डू एक्सरसाइज 14.1 एंड क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 14. जो नहीं बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नहीं बेटा, ग्राफ में नहीं करना है, इसको प्लेन कॉपी में करना है, ये ग्राफ कॉपी में नहीं होगा। ओके,